ओके, सो 436 पे हम लोग रुक गए थे। सो सेक्शन 436 क्या बोलता है? ऑफेंस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट। कौन कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो कि स्पेशल कोर्ट ट्राइबल कर सकता है? वो सारा ऑफेंसेस जो सेक्शन 435 में लिखा हुआ है, सारा का सारा ट्राइबल हो सकता है बाय स्पेशल कोर्ट ऑफ एरियाज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मतलब समझो आपने ऑफेंस कमिट किया है कलकत्ता में, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है कलकत्ता में, तब उस केस में मतलब कलकत्ता रीजन में जहाँ पे आपका स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश्ड है, तो आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दे सकते हो एंड वहाँ पे आपका ऑफेंस ट्राइबल हो सकता है। अगर उस एरिया में एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट है तब उस जुरिस्डिक्शन का यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा स्पेशल कोर्ट में जाओगे। ओके, सो जो भी पर्सन अक्यूज्ड है, पर्सन अक्यूज्ड का मतलब दिस इज नंबर 2। ओके, सो पर्सन अक्यूज्ड मतलब आप पे चार्जेस लगे हैं लेकिन वो अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं, इन सिंपल वर्ड्स। सो जो भी पर्सन अक्यूज्ड है उसको मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर मैजिस्ट्रेट उसको ऑथराइज कर सकता है डिटेंशन मतलब कैद में रखना अपने पास, लाइक जेल टाइप प्रिजन में। ठीक है, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास गए हो तो मैक्सिमम 15 डेज का डिटेंशन दे सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास गए हो तो मैक्सिमम 7 डेज का डिटेंशन दे सकता है। अच्छा, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि और डिटेंशन पे रखना ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है, मतलब ये पर्सन ने पक्का कन्विक्ट किया ही है ऑफेंस का, कमिट किया ही है ऑफेंस का, ये पर्सन पक्का कन्विक्टेड है, तब उस केस में उसको या फिर और इन एनी अदर वे अगर उसको लग रहा है डिटेंशन अननेसेसरी है तब उसको ऑर्डर पास करके स्पेशल कोर्ट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ओके, अब स्पेशल कोर्ट के पास सेम पावर होगा जो कि मैजिस्ट्रेट के पास होता है अंडर सीआरपीसी, जो शायद पावर टू अरेस्ट। ओके, और स्पेशल कोर्ट इसका कॉग्निजेंस कब लेगा? या तो आपने एफआईआर पुलिस रिपोर्ट ऑफ फैक्ट फाइल किया है या फिर और कंप्लेन मेड इन दैट बिहाफ। इसका मतलब ये लिखा हुआ आपका सेक्शन 439 में, कंप्लेन ऑन कंप्लेन इन दैट बिहाफ मतलब या तो सारा ऑफेंस है, या तो आरओसी शेयर होल्डर मेंबर या पर्सन ऑथोराइज बाय सीजी किया है, या फिर अगर इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड मैटर है तो पर्सन ऑथोराइज बाय सीवी भी जा सकता है। सो स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगा? या तो आपने एफआईआर दर्ज कराया है या तो उन लोग गया है तो। ओके, सो थर्ड, ओके, सो स्पेशल कोर्ट चाहे तो मतलब अब जब ऑफेंस उसका सुनवाई चल रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफेंस स्पेशल कोर्ट को लग रहा है कि इसका जो चार्जेस है ना, इसने ना दूसरा एक्ट में भी ऑफेंस किया है, मतलब समझो कंपनीज एक्ट में तो किया ही किया है, समझो पमला में भी ऑफेंस किया है, मतलब तब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट? सो इन दैट केस स्पेशल कोर्ट चाहे तो एनी अदर एक्ट मतलब ट्राई कर सकता ऑफेंस अंडर एनी अदर एक्ट। ओके, सो दूसरा चीज, स्पेशल कोर्ट चाहे तो मैटर्स को इन अ समरी ट्रायल डील कर सकता है, मतलब स्पेशल कोर्ट को ऐसा लग रहा है जो केस है वो स्मॉल केस है, वो छोटा मोटा केस है, इसको इतना डिटेल्ड मैनर में डील नहीं करते, इसको समरी वे में डील करके निपटा देते हैं, तब स्पेशल कोर्ट उसको समरी वे में डील कर सकता है। लेकिन इसका कुछ टर्म्स और कंडीशंस है, बोलता है कि ये स्पेशल कोर्ट समरी वे में उस ऑफेंस को तभी डील कर सकता है अगर वो ऑफेंस आपका एक्ट में आपके एक्ट में जो लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है उसमें उस ऑफेंस की सज़ा इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज़्यादा ना हो, तभी वो समरी वे में वैसा ऑफेंसेस जो एक्ट में
जिसका सजा 3 साल से ज़्यादा का ना हो, उसी ऑफेंस को वो समरी वे में डील कर सकता है। एंड वो दूसरा कंडीशन है कि वो जब समरी वे में डील करता है ना, तो 1 साल से ज़्यादा का सज़ा वो सुना ही नहीं सकता है। मतलब 2 चीज़ समझ में आया। पहला चीज़ कि आपका जो ऑफेंस है वो एक्ट में 3 साल से ज़्यादा नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, उसी को वो डील करेगा, उसी को वो समरी वे में उसी ऑफेंस को वो समरी वे में ट्राई करेगा। लेकिन अगर आप ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, और दूसरा, आपको वो कन्विक्ट 1 साल से ज़्यादा का नहीं सुना सकता इम्प्रिजनमेंट। आई होप दैट इज क्लियर। अच्छा, लेकिन जब भी वो कमेंस कर रहा है प्रोसीडिंग्स या ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, उसको ऐसा लग रहा है, स्पेशल कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नेचर ऑफ ऑफेंस ऐसा है कि हम इसको ले तो लिया समरी वे में, लेकिन नेचर ऑफ ऑफेंस जो है वो ऐसा है कि इस बंदे को 1 साल से ज़्यादा का सज़ा होना ही चाहिए, तब उस केस में वो रीहियर कर सकता है, री एग्जामिन कर सकता है, रिकॉल कर सकता है एंड बोल सकता है कि इस केस को अब हम रेगुलर ट्रायल में डील करेगा। ओके, सो 436 समझ में आया। 436 सिंपल सा चीज़ बोलता है, कौन कौन सा ऑफेंसेस ट्राइबल, बोलता है सारा ऑफेंसेस ट्राइबल है बाय स्पेशल कोड। ओके, सबसे पहले सारा ऑफेंसेस ट्राइबल है बाय स्पेशल कोड। जो भी पर्सन अक्यूज्ड है उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, फिर मजिस्ट्रेट उसको डिटेंशन पे रख सकता है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो 15 डेज़ के लिए मैक्सिमम, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए, ठीक है। और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसको डिटेंशन पे रखना इस अननेसेसरी, तब उसको स्पेशल कोर्ट को फॉरवर्ड कर सकता है। स्पेशल कोर्ट के पास सेम पावर होगा जो कि मजिस्ट्रेट के पास होता है अंडर CRPC। स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगा? अगर आपने पुलिस रिपोर्ट फाइल किया है, CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ओके। अगर आपने पुलिस रिपोर्ट फाइल किया है या फिर 439 में जो कंप्लेनेंट था उन्होंने कंप्लेंट किया है, तो स्पेशल कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि उसको अदर ऑफेंस भी ट्राई करना चाहिए इन एनी अदर एक्ट, तो वो ट्राई कर सकता है। स्पेशल कोर्ट समरी वे में भी आपका मैटर को डील कर सकता है, प्रोवाइडेड उसकी सज़ा एक्ट में 3 साल से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, और वो आपको 1 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है। लेकिन कार्रवाई करते समय उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपने ऑफेंस किया है जो कि 1 साल के सज़ा से ज़्यादा का हकदार है, तब उस केस में वो बोल सकता है कि इसको एज अ रेगुलर ट्रायल अब हम डील करेंगे। ओके, सो एक्ट में कैसे लिखा हुआ है, बेयर एक्ट में देखते हैं। सो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें ये लिखा हुआ है सारा ऑफेंसेस जो है वो जो 435 में लिखा हुआ है वो ट्राइबल है बाय स्पेशल कोर्ट उस एरिया में जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अगर 2 है तब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। जो भी पर्सन अक्यूज्ड है, ठीक है, जो भी पर्सन अक्यूज्ड है उसको मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जाता है, फिर मजिस्ट्रेट उसको ऑथराइज कर सकता है डिटेंशन 15 दिन के लिए इन अ होल। अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है 7 डेज़ के लिए, अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि डिटेंशन पे और रखना अननेसेसरी है, तब आपको स्पेशल कोर्ट के पास फॉरवर्ड कर सकता है। जो स्पेशल कोर्ट के पास सेम पावर होगा जो मजिस्ट्रेट के पास होगा। स्पेशल कोर्ट आपका कॉग्निजेंस कब लेगा? या तो आपने FIR दर्ज कराया है या तो कंप्लेनेंट जो 439 में लिखा हुआ है उसने फाइल किया है केस, तो ओके। स्पेशल कोर्ट चाहे तो ट्राई एनी ऑफेंस अदर देन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ओके। वो चाहे तो समरी वे में डील कर सकता है, प्रोवाइडेड
आपका जो एक्ट में पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, एंड आपको वो नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year शैल बी पास्ड। अच्छा, स्पेशल कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि 1 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए तब वो रिकॉल कर सकता है, रीहियर कर सकता है और बोल सकता है इसको रेगुलर ट्रायल पे डील किया जाए। ओके, अच्छा, कुछ मिसलिनियस सेक्शन से, छोटे छोटे सेक्शन से वो देख लेते हैं पहले, फिर लास्ट में कंपाउंडिंग वाला चीज़ देखेंगे। ओके, 438 एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर स्पेशल कोर्ट। अब तुमको समझ में आएगा कि क्यों सब जगह नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 लिखा हुआ था। बिकॉज स्पेशल कोर्ट पे एप्लीकेशन ऑफ कोड टू प्रोसीडिंग्स बिफोर स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या है, स्पेशल कोर्ट पे जो भी प्रोसीडिंग्स चलता है ना उस पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लिखा हुआ रहता है। स्पेशल कोर्ट पे जो भी प्रोसीडिंग्स चलता है उस पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अप्लाई होता है। इसीलिए जगह जगह नॉट विथस्टैंडिंग लिखा हुआ था, यानी कि चाहे जो लिखा हो सीआरपीसी में हम ये मतलब ओवरराइट करेगा। तो नॉर्मली स्पेशल कोर्ट का प्रोसीडिंग्स पे सीआरपीसी लगता है। ओके, स्पेशल कोर्ट जो होगा या तो कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है या कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो सकता है। और जो भी पर्सन वो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करेगा बिफोर स्पेशल कोर्ट उसको डीम्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि जो समझो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो लड़ता है वो पर्सन होता है, पर्सन कंडक्टिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट। ओके, 440 इज नॉट रिक्वायर्ड, 441 हम लोग देखेंगे। ओके, सो उसके बाद आता है 443 पे। 443 पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जनरली या कोई भी केस से को लेके या कोई भी स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ केस को लेके कोई भी लोकल एरिया में एक या एक से ज़्यादा पर्सन को एज अ कंपनी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है जो कि प्रोसिक्यूशन कैरी आउट करेगा। एंड जो भी पर्सन अपॉइंट हुआ है कंपनी प्रोसिक्यूटर उसके पास सेम पावर्स एंड प्रिविलेजेस होगा जो कि कोड ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 224 ऑफ द कोड रहता है। अपील अंडर अगेंस्ट एक्विटल। एक्विटल का मतलब जो एक्विटेड हो गया, मतलब यहाँ पे लिखा है जिसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, ठीक है, उसके खिलाफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपील कर, मतलब समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई कंपनी का केस चल रहा है। अब कोई उस कंपनी को कोर्ट ने एक्विटेड बोल दिया कि ही इज एक्विटेड, ओके, ही इज नॉट कन्विक्टेड, ही इज एक्विटेड। तब उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ऑर्डर से खुश नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपील कर सकता है। अंडर दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी कंपनी प्रोसिक्यूटर को या कोई भी अदर पर्सन को बोल सकता है कि अपील करने बोल सकता है फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय एनी कोर्ट अदर देन दी हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ऑर्डर पास करे तो उसके खिलाफ अपील नहीं किया जा सकता। एंड जो भी अपील होगा वो डीम्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द अपीलेंट कोर्ट। 445 कंपेंसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉस्ट। मतलब आपके खिलाफ फालतू का केस लग गया, आपको फालतू अक्यूज किया गया है बिना कोई रीजनेबल कॉज के, तब उस केस में जो भी कंपेंसेशन मिलेगा वो एज पर सेक्शन 250 ऑफ सीआरपीसी मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ फाइन, मतलब कोर्ट ने आप पे जो भी फाइन इम्पोज किया है ना, जो भी आपसे फाइन लिया है वो कहाँ पे यूटिलाइज होगा, या टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, जितना भी
प्रोसीडिंग्स पे जो भी खर्चा लगा है उस पे यूटिलाइज होगा, या फिर जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन दिया है जिसका वजह से ये इंस्टीट्यूट हुआ है प्रोसीडिंग्स, उसको हम लोग रिवॉर्ड एज ए रिवॉर्ड दे सकते हैं। ओके 446A है, मतलब लेवल ऑफ पनिशमेंट डिटरमाइन करते समय कोर्ट या स्पेशल कोर्ट कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसको देखेगा। कंपनी का साइज़ क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट को कितना इंजरी पहुंच रहा है, नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सेक्शन 446B, दिस इज ऑल्सो अमेंडेड एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें क्या लिखा हुआ है, लेसर पेनल्टीज फॉर OPC एंड स्मॉल कंपनीज। बोलता है चाहे एक्ट में जो भी लिखा हुआ है, अगर देखो इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी। 446B क्या बोलता है, चाहे एक्ट में जो भी लिखा हुआ है हम लोग को उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई नॉन कंप्लायंस किया, आपने मतलब या OPC ने, स्मॉल कंपनी ने, स्टार्टअप कंपनी ने, या प्रोड्यूसर कंपनी ने, या फिर कोई ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट ने, या फिर कोई भी पर्सन ने इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कंपनीज अगर कोई नॉन कंप्लायंस किया है पेनल्टी पेएबल में, ठीक है, पेनल्टी का प्रोविजंस में अगर कोई नॉन कंप्लाइंट किया, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड फाइन, ये पता है ना। सो अगर पेनल्टी का प्रोविजन में नॉन कंप्लायंस किया है तब उस केस में कोई भी ऑफेंस में, पहले इसमें एनुअल रिटर्न 137 स्पेसिफाइड था, लेकिन अब क्या है, कोई भी ऑफेंस में अगर किया है तब उस केस में आप पे पेनल्टी जो लगेगा वो मैक्सिमम हाफ ऑफ द पेनल्टी जो लिखा हुआ है एक्ट में, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 lakhs इन केस ऑफ कंपनी एंड 1 lakh इन केस ऑफ ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन एज द केस मे बी। राइट, समझा इसको, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 446B। ओके